दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा से। बात साल 2012 के पहले की है। इसी गोंडा में एक आदमी जिसका नाम रईस शेख और उसके भाई, उसके वालिद, उसकी माता, ये सारे लोग रहा करते थे। अब रईस भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो थोड़ी बहुत इधर मेहनत मजदूरी करता, जो कुछ पैसे आते घर के बाकी लोग भी कमाते थे। इसी बीच रईस भी कमा रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। घर का खर्च और बाकी चीजें ठीक ठाक चल रही है। रईस धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद अब इसकी निकाह की बात हुई और साल 2012 में साहिदा नाम की एक महिला से इसकी शादी हो जाती है। शादी होती है। शादी होने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ एक बेटी होती है। थोड़ा सा और वक्त गुजरता है और एक बेटा भी हो जाता है। अब जो रईस था गांव में रह रहा है, थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, दो दो बच्चे हैं, एक बीबी है। इनकी जिम्मेदारी उठाना, साथ ही घर खर्च में थोड़ा सा हाथ बटाना अब कहीं ना कहीं रईस के लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल रईस जी तोड़ मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी उस बीवी को खुश रखने के लिए। लेकिन अब बच्चे भी हैं और पत्नी भी है, परिवार भी है, जिम्मेदारी ज्यादा है, गांव में इनकम कम है। तो रईस के लिए थोड़ा सा मैनेज करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था। बहरहाल रईस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन इसी बीच रईस का एक रिलेटिव बॉम्बे से लौट के आता है। आने के बाद सारी माली हालत जब रईस की देखता है तो कहता है कि देखो, गांव में रहोगे तो उस हिसाब से ना यहाँ फैसिलिटीज है, ना उस हिसाब से तुम्हें यहाँ काम धंधा मिल सकता है, ना ही यहाँ पे इतने मौके हैं। तो एक काम करो, अब तुम यहाँ से निकलो, मुंबई चलो, मैं तुम्हारी नौकरी वगैरह लगवा दूंगा। वहां पे रहोगे, कमाओगे, कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, बीवी को भी बुला लेना, बच्चों को भी बुला लेना। वहां पे रहने का एक फायदा होगा कि धीरे धीरे पैसे भी तुम्हें मिलेंगे और बच्चों को अच्छी परवरिश भी मिल जाएगी। शहर में रहेंगे, अच्छी खासी बोल भाषा, सारी शैली, सारे संस्कार उन्हें मिलेंगे। अब ऐसी बात जब रईस सुनता है तो रईस को भी लगता है कि सही बात है, गांव में रखा क्या है, चलते हैं वहां पे, कमाएंगे, खाएंगे, परिवार से थोड़ा दूर रहेंगे, परिवार में, गांव में इज्जत भी रहेगी। लिहाजा अब रईस इस अपने रिलेटिव के साथ निकलता है और निकलने के बाद बॉम्बे पहुंच जाता है। बॉम्बे पहुंचता है। बॉम्बे में पहुंचने के बाद अब इसको एक जगह है दहिसर, इसी दहिसर इलाके में एक किराए के कमरे पे जो इसका रिलेटिव है इसको कमरा दिलवाता है। अब इसके लिए नौकरी खोजी जाती है। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था तो नौकरी भी छोटी मोटी ही मिल रही थी। और अंत में एक कपड़े की दुकान पे सेल्समैन के रूप में इसे नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलती है। मिलने के बाद जिस हिसाब से ये काम करता है उसी हिसाब से इसको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। कुछ ही महीने बीतते हैं और ये ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है। अब पैसा कमाता है तो इसे लगता है कि इस छोटे से कमरे से निकला जाए और एक चॉल वगैरह ले लिया जाए। बहरहाल पैसे आ रहे थे तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई और बाद में इसने एक चॉल भी ले लिया। अब रिलेटिव भी खुश है, ये भी खुश है। रिलेटिव अपने काम में बिजी हो गया, ये भी अपने काम में बिजी हो गया। अब जब इसके पास ठीक ठाक पैसे आने लगे और इसे लगा कि अब पत्नी को और बच्चों को भी मैं यहाँ पे रह के पाल पोस सकता हूँ, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकता हूँ, तो इसने फिर अपनी पत्नी को फोन किया। और इससे पहले भी अपने माँ बाप को फोन किया और कहा कि अब चूंकि पत्नी भी अभी नई नई है, बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो क्या यहाँ पे बुला लूँ या फिर जैसी आपकी मर्जी हो, आप लोग जो कहें। अब माँ बाप भी विरोध नहीं करते, कहते कि भाई तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने पास लेके जाओ। साहिदा भी तैयार हो जाती है। ये लोग कपड़े वगैरह पैक करते हैं। पैक करके बॉम्बे आ जाते हैं। आने के बाद अब ये पूरे दिन नौकरी करता, उससे जो पैसे मिलते उससे साहिदा का, बाकी बच्चों का भरण पोषण करता। पैसे भी ठीक ठाक आ रहे थे तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सारी चीजें ठीक ठाक चलने लगी। 2013-14 से ये लोग बॉम्बे आके रह रहे हैं और धीरे धीरे वक्त गुजरा और साल 2021 आ गया। साल 2021 आता है। 21 में भी पहला महीना बीतता है, दूसरा महीना बीतता है, तीसरा महीना भी बीत जाता है और महीना आ जाता है मई का। अब इतने सालों से जब ये रईस और साहिदा बाहर रह रही थी तो भले ही अभी अपने घर से, अपने उस पैदाइश से दूर हो, लेकिन ऐसा कोई दिन गुजरा नहीं था जब रईस अपने वालिद को, अपने वालिदान को और अपने भाई को और बाकी जो सगे संबंधी थे उनको फोन ना करता हो। आए दिन फोन करता, हाल चाल लेता, सबसे बात करता, बच्चों से बात करवाता। परिवार वाले भी खुश थे कि जो बेटा है, जो बहू है, जो नाती पोते हैं वो बॉम्बे में खुश हैं। एक माँ बाप को और कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं था।
लेकिन जैसे ही ये मई का महीना आता है तो मई महीने में अचानक से ये जो रईस है ये फोन नहीं करता और ना ही उसकी पत्नी फोन करती है। अब उधर से फोन नहीं आ रहा तो फिर घर वालों को लगता है कि चलो हम ही लोग फोन करते हैं। फोन करते हैं तो फोन उठता नहीं है। एक दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन फोन करते हैं तो वो पत्नी का फोन यानी जो रईस की पत्नी है उसका फोन नहीं उठता। फिर रईस के फोन पे फोन करते हैं तो रईस का फोन जो था वो उसकी पत्नी साहिदा उठाती है। अब जब परिवार वाले पूछते हैं कि रईस कहाँ है तो साहिदा कहती है कि किसी काम से बाहर गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, अभी आ जाएंगे तो बात करवा दूंगी। अब घर वालों को भी लगता है कि चलो ठीक है, हो सकता है भाई बाबा बाहर रह रहे हैं, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ड्यूटी ज़्यादा है। अब बाहर का मैटर है, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। परिवार वाले यही सोच के फोन रख देते हैं और अगले दिन यानी 20 तारीख से यह सिलसिला शुरू हुआ था और 22 तारीख को फिर से फोन करते हैं। 22 तारीख को फिर से फोन करते हैं, फिर से साहिदा फोन उठाती है और इस बार थोड़ा घबराए हुए कहती है कि पता नहीं कहाँ चले गए, 2 दिन गुजर गए, अभी तक आए नहीं और वो हमें टेंशन भी हो रही है, लेकिन अब अकेली महिला जात करे तो करें क्या। अब ये बात जैसे ही घर वाले सुनते हैं तो घर वाले भी थोड़ा सा शक पकाते हैं कि उनका बेटा कहाँ गायब हो गया। बहरहाल इस बारे में जो जानकारी थी रईस के छोटे भाई अनीस को दी जाती है। अनीस जैसे ही ये बात सुनता है तो वो भी घबराता है कि उसका भाई कहाँ गायब हो गया। फौरन अपने भाभी को फोन करता है, पूरी बात पूछता है तो भाभी बताती है कि 21 तारीख को ये काम पे गए और आज तक लौट के नहीं आए। फोन यहीं छोड़ के गए थे, बोले कि फोन चार्ज नहीं है, चार्ज में लगा दो, मैं आऊंगा अभी। तब से आए नहीं तो शुरू में एक आध दिन लगा कि हो सकता है ओवर टाइम वगैरह हो, लेकिन आज 2 दिन बीत गए और अभी तक लौट के नहीं आए। अब ये बात जैसे ही वो सुनता है अनीस, तो चूंकि अनीस नौजवान था, दुनियादारी उसने देखी थी, न्यूज वगैरह देखता था, तो फौरन ही उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भाई के साथ हादसा हो गया हो। अब ऐसी बात होगी कि तो जाहिर सी बात है ऐसे ख्याल आना भी लाजमी है। लिहाजा जो अनीस था अपनी भाभी से कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं फौरन बॉम्बे की टिकट निकलवा रहा हूँ, निकलवाने के बाद आ रहा हूँ और चलते हैं, फिर ढूंढते हैं, नहीं मिलेंगे तो FIR करेंगे। भाभी भी कहती है कि ठीक है आप जल्दी आ जाइए। अनीस यहाँ से जाता है, 23 तारीख को टिकट बुक करता है, 24 का पूरा सफर होता है। 25 तारीख को जैसे ही दहिसर पहुंचता है, घर में जाता है, तो फौरन अपनी भाभी को और अपने बच्चों को साथ में लेता है और साथ में जाता है दहिसर पुलिस स्टेशन और पूरा वाकया समझाता है। और जैसे जैसे ये बोल रहा था बच्चे भी रोने लगते हैं, पत्नी भी रोने लगती है। जैसे तैसे करके समझाता बुझाता और कहता है कि आप परेशान मत होइए, अब पुलिस वालों के पास ये मामला गया है, पुलिस वाले फौरन ढूंढ देंगे। पुलिस वाले भी अब ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि हम ढूंढ देंगे, आप परेशान मत होइए। और उत्तर प्रदेश की तुलना में जो बॉम्बे की पुलिस होती है उनके लिए गायब होना, मर्डर होना, ये सारी चीज़ें तो बड़ी आम बात है, क्योंकि उनके लिए तो टेररिस्ट अटैक और ये सारी चीज़ें हो सकता है कहीं तूल वाला बात हो। अंडरवर्ल्ड का इतना इन्फ्लुएंस रहता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं परेशान रहती है। एक आध मर्डर या फिर एक आध अपहरण तो उनके लिए छोटी बात हो जाती है। पुलिस वाले भी मामले को नोट करते हैं, नोट करने के साथ साथ कहते हैं कि आप जाइए, हम ढूंढ देंगे। इतना कहते हैं, परिवार वालों को भेजते हैं और अपने इस ढूंढने के कार्यक्रम में अपने आप को लगाते हैं और ढूंढने का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले घर पे आते हैं, आने के बाद पूरी डिटेल लेते हैं कि क्या करता था, कहाँ जाता था, किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कोई रंजिश थी, कोई दोस्ती रही हुई, कोई प्रेम प्रसंग रहा हो। सारी चीजें पुलिस वाले सिलसिलेवार तरीके से उसकी पत्नी से पूछते हैं। पत्नी भी सारी चीजें बताती है। जहां वो काम करता था उस दुकान का एड्रेस देती है, जिस मोबाइल से वो बात करता था लोगों से उस मोबाइल का नंबर देती है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि मोबाइल का लास्ट लोकेशन निकाला जाए, नंबर निकाला जाए, सारी चीजें की जाए, लेकिन अब पत्नी कहती है कि मोबाइल तो 21 तारीख से घर पे ही है, तो लोकेशन वगैरह निकालने का भी कोई मतलब नहीं बनता। बहरहाल पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं और इस छानबीन के सिलसिले में इस आदमी के ऑफिस जाते हैं जहाँ ये काम करता था। उस दुकान पे जाते हैं, जाने के बाद वहां पूछताछ करते हैं तो वहां वाले बताते हैं कि 21 तारीख को ही आया था, दोपहर को अचानक से वापस लौटा और फिर लौट के नहीं आया। वक्त भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और परिवार वाले भी धीरे धीरे उम्मीद खोते जा रहे थे। 25 तारीख को FIR लिखाई गई, 25 का पूरा दिन बीता, 26 बीता, 27 बीता,
परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं, पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा कहाँ खोजें। पुलिस वाले वापस फिर घर पे आते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो उनसे छूट गई हो, तो चलते हैं दोबारा पूछ लेते हैं। पुलिस वाले फिर से शाहिदा से पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से कोई बहुत गहरी दोस्ती हो, क्योंकि आमतौर पे कत्ल की दो वजह होती, या तो बहुत दुश्मनी हो या फिर कोई दोस्ती हो। अब ये बात जब शाहिदा से पूछी जाती है तो शाहिदा इस पे भी इनकार कर देती है। कहती है कि रिलेटिव थे वही लेके आए थे, बाकी तो यहाँ पे ज्यादा उनको किसी से मतलब नहीं था। पुलिस वाले उस रिलेटिव से भी पूछताछ करते हैं। रिलेटिव भी कहता है कि साहब हमें नहीं पता, बस नौकरी दिलवाना मेरा काम था, परेशान थे तो मैंने नौकरी दिलवा दी। अब पुलिस को यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर से पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना पड़ोसियों से पूछताछ किया जाए। पुलिस वाले पड़ोसी से भी पूछताछ करते हैं कि क्या कोई रंजिश रही हो, या फिर पत्नी से ही कोई झगड़ा, कोई मैटर रहा हो। पड़ोसी भी कहते हैं कि जो आदमी था बड़ा अच्छा था, पत्नी से बड़ा प्यार करता था, पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा कोई था ही नहीं जिसकी इससे दुश्मनी हो। तो किसने कर दिया, कैसे कर दिया, हमें साफ ज्यादा पता नहीं है। बहरहाल पुलिस वाले अपने तरीके से पूरे हफ्ते भर पूछताछ करते रहते हैं, पूरे दिनों रात की मेहनत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई सबूत, कोई ऐसी चीज, कोई संदिग्ध बात पुलिस वालों को मिलती ही नहीं जिससे पुष्टि हो सके कि इस आदमी को किसने मारा, या फिर ये आदमी कहाँ गया, किसने गायब कर दिया। अब वक्त भी गुजरता जा रहा था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सबको लग रहा था कि इस आदमी के साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है। हफ्ते बीते, हफ्ते के बाद 10 दिन बीत गया। पुलिस वाले हर जगह हाथ पांव मार के थक चुके थे, कहीं से भी कोई ऐसी बात पुलिस वालों की आंखों के आगे आई ही नहीं जहां से पुलिस को इस मामले को सुलझाने में आसानी हो। अब परिवार वाले जब देखते हैं कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है, तो जो उसका भाई था, जो उसकी पत्नी थी, सारे लोग आपस में बात करते हैं, रोते हैं कि क्या हो गया, पता नहीं अब कैसे मिलेंगे, पुलिस का एक सहारा था, पुलिस भी नहीं ढूंढ रही है। अब देवर भाभी ऐसी बात कर रहे हैं तो बच्चे भी रोने लगते हैं, आखिर उनके पिता गायब थे। जो माँ थी वो वहां से चली जाती है। जो देवर था यानी उन बच्चों का चाचा, उन बच्चों को समझाने लगता है, दुलराने लगता है, कहता है कि परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे पापा आ जाएंगे, अब्बू ज्यादा दूर गए नहीं है, बस नौकरी से बाहर गए हैं। अब चाचा जब ये बात समझा रहा था, तो जो भतीजी थी, चूंकि छोटा बेटा तो बहुत छोटा था, लेकिन जो भतीजी थी वो लगभग 6 साल की हो चुकी थी। भतीजी कहती है कि पापा अब कभी नहीं आएंगे। अब ये बात जैसी भतीजी बोलती है तो चाचा की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि इतनी छोटी बच्ची ऐसी कैसे बोल रही है। चाचा तुरंत समझाते हुए कहता है कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे पिता आएंगे। जब फिर चाचा बोल रहा है तो फिर भतीजी कह रही है कि नहीं, पिता अब नहीं आएंगे, वो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, पिताजी मर चुके हैं। अब ये बात जैसे जैसे वो बोल रही थी, जो चाचा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये बात ये क्यों बोल रही है, इतनी छोटी सी बच्ची है, इसके दिमाग में ये बातें कैसी आई। अब ये बात जब उसको हजम नहीं होती चाचा को, तो भतीजी को बाहर लेके जाता है और पूछता है कि बेटा ऐसे क्यों कह रही हो। अब जब ये बात चाचा पूछता है तो भतीजी कहती है, चूंकि मेरे पिता को, मेरे अब्बू को, जो मेरी माँ है, उन्होंने मार डाला है, मारा है, मारने के बाद उनकी लाश को किचन में डाल के दफन कर दिया है। अब एक 6 साल की बच्ची, जाहिर सी बात है, ऐसी बात अपने मुंह से नहीं बोल सकती, यानी ये बात अगर ये सही है तभी बोल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई सिखाया होगा या फिर मजाक में बोल रही होगी। चाचा बदहवास किचन में जाता है, देखता है तो सच में फर्श वगैरह अभी नई बनी है। अब जो अनीस था वो कोई और बात नहीं करता, फौरन थाने जाता है और पूरा माजरा पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं फौरन घर पे आते हैं। क्योंकि एक ऐसा केस जो पिछले 10 दिनों से वो भी हाथ पाँव मार रहे थे, कुछ हाथ नहीं आ रहा था, अचानक से इतना बड़ा जैकपॉट, तो पुलिस वाले फौरन आते हैं। आने के बाद उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या था, सही सही बताओ। तो बच्ची अपना पूरा बयान दर्ज करवाती है, और जैसे ही बच्ची बयान दर्ज करवाती है तो फौरन जो पुलिस वाले हैं इस महिला को उठाते हैं, थाने ले जाते हैं, और जो महिला सिपाही होती हैं अपने पुलिसी अंदाज में उनसे कहती हैं कि बेटा अब सच बोल दो। क्योंकि ये मुंबई की पुलिस है, जब ये मारती है तो ये रहम नहीं करती। अब जो शाहिदा थी, चूंकि ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल या फिर ऐसी कोई अपराधी थी नहीं,
इसे भी लगता है कि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मामला फंस चुका है, तो सच्चाई बोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो फौरन एक नाम और लेती है, अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित। अब एक नाम और आता है सामने, पुलिस वाले इसको भी उठाते हैं, साथ में बैठाते हैं और बैठाने के साथ साथ अब पूरी कहानी पूछते हैं। अब इनके पास भी कोई चारा नहीं था, तो ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। और इस कहानी के हिसाब से जब रईस अपनी पत्नी साहिदा को लेके आता है, तो थोड़े टाइम बाद इसका जब एक बर्थडे बीतता है, तो साहिदा की उम्र हो जाती है 27 साल। अब 27 साल की उम्र ज्यादा उम्र बीती नहीं थी, शादीशुदा जीवन भी ज्यादा गुजरा नहीं था। अब पति आए दिन काम पे रहता, शाम को वक्त से बाद में ही घर पे आता, खाना खाता, खाना खाने के बाद सो जाता। साहिदा पूरे पूरे दिन घर पे अकेली रहती, बच्चे खेलने चले जाते, बोर होती। और इसी बीच इसका जो पड़ोसी था अनिकेत मिश्रा, वो इसके घर पे आता है महज बातचीत करने के लिए। फैमिली थी तो वेलकम करने के लिए आता है। बातचीत होती है और बातों ही बातों में जो साहिदा थी इस अनिकेत उर्फ अमित के पीछे अट्रैक्ट हो जाती है। अनिकेत भी इस बात को भांप जाता है। भांपने के बाद आए दिन आता, दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे शारीरिक संबंध में बदल जाती है। अब कहते हैं कि इश्क हो या मुस्क हो, छिपाए नहीं छिपता। तो जैसे जैसे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा, तो इस बात की भनक इनके बच्चों को लगने लगी। बच्चे देखते कि आए दिन जो पड़ोसी अंकल हैं वो घर पे आते हैं, कुछ ऐसे वैसे काम करते हैं, गलत तरीके से रहते हैं। अब ये बात जैसे ही साहिदा देखती है कि बच्चे अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, जान रहे हैं, तो साहिदा भी बच्चों को कहती है कि तुम लोग नीचे जाओ। अब बच्चे पूरा पूरा दिन नीचे खेलते और पूरा दिन ये उसी घर में अब इस अपने पड़ोसी के साथ रहने लगती। अब एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जो उसका पति रईस है वो आता तो देखता बच्चे नीचे खेल रहे हैं, उनसे पूछता कि बेटा नीचे क्या कर रहे हो, शाम हो गई है। इस पे बच्चे कहते कि माँ ने कहा है कि जब तक अंकल न चले जाए तुम लोग नीचे ही रहोगे। अब ये बात जब रईस सुनता है तो उसका एक तरह से पारा हाई हो जाता है कि ऐसे कौन से अंकल है। रईस ऊपर आता है तो देखता है कि कोई अंकल नहीं है, लेकिन अब बच्चे भी झूठ नहीं बोल सकते। लिहाजा अब रईस को भी धीरे धीरे साहिदा के ऊपर डाउट होने लगता है। डाउट होता है, डाउट का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कई बार ये रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कई बार ये कामयाब भी हो जाता है। जितने बार ये रंगे हाथ पकड़ता उतनी बार ये कहता कि देखो तुम दो बच्चों की माँ हो, तुमसे ये काम शोभा नहीं देता, ऐसे काम तुम करोगी तो तुम्हारी भी बदनामी है, मेरी भी बदनामी है। अनिकेत को भी डराता धमकाता है, समझाता है, लेकिन ना अनिकेत कुछ मानने को तैयार था, ना ही साहिदा मानने को तैयार थी। कायदे से अगर इस टाइम कोई साहिदा से कहता कि तुम्हें अनिकेत और रईस में किसी एक को चुनना है, तो साहिदा न अपने बच्चों की परवाह करती, ना ही अपने समाज की परवाह करती, इस अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा के साथ हो लेती। धीरे धीरे वक्त गुजरा और डेट आ जाती है 21 मई साल 2021। 21 तारीख को रोज की तरह जो रईस से अपने काम पे जाता है, अपने उस दफ्तर पहुंचता है, सेल्समैन की ड्यूटी को करता है। और इसी बीच इसे याद आता है कि अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया है। अब मोबाइल लेने के लिए घर पे आता है तो देखता है कि जो रईस है, माफ कीजिएगा, जो साहिदा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। देखने के बाद उस आग बबूला होता है, दोनों में हाथापाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। समझाता बुझाता है, लेकिन अब काम का भी प्रेशर था तो वापस चला जाता है और शाम को फिर से लौट के आता है। अब जब फिर से लौट के आता है तो देखता है कि घर में टाइल्स रखी हुई है, सीमेंट रखा हुआ है और सारी चीजें रखी हुई हैं। अब ये देखता है तो फिर हैरान होता है, पूछता है कि ये सारी चीजें क्यों आई हैं घर में, कौन सा तुम्हें यहाँ मकान बनवाना है। तो जब ये बात साहिदा सुनती है तो कहती है कि जो किचन है उसकी फर्श में सीलन लग रही है, पानी रिस रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि टाइल्स को चेंज करवा दूं। रईस भी कहता है कि चलो ठीक है। खाना खाता है, खाना खाने के बाद सोफे पे बैठ के टीवी देखता रहता है। और इसी बीच जो साहिदा है वो किचन से आती है। अब रईस सोफे पे बैठा है, बगल वाले सोफे पे उसके दोनों बच्चे बैठे हैं, तीनों लोग टीवी देख रहे हैं। और इसी बीच साहिदा अपनी कमर के पीछे से चाकू निकालती है और रईस के ऊपर चाकू से वार कर देती है। चाकू से वार करती है, वार करने के बाद गला काट देती है। काटने के बाद अब बच्चे ये ऐसी चीज देखते हैं तो उनकी तो हालत खराब। उनको डराती धमकाती, कहती है कि अगर कहीं भी मुंह खोला तो तुमको पानी की टंकी में डुबो के मार डालूंगी। अब एक महिला जो किसी का कत्ल कर रही है, बच्चे उसे देख रहे हैं और ऐसी धमकी मिल रही है, तो बच्चे भी डर जाते हैं। डरने के बाद अपना मुंह बंद कर लेते हैं, चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। अब साहिदा अनिकेत को फोन करती है। अनिकेत आता है,
आने के बाद अब किचन में लाश को खींच के ले जाया जाता है, लेकिन जाने के बाद फिर एक दिक्कत होती है। किचन का साइज छोटा था, लाश का साइज बड़ा था। अब उसी किचन में लाश को ठिकाने पे लगाना था, तो कैसे लगाया जा सकता था? लिहाजा ये लोग काफी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद उस लाश को 4 टुकड़ों में काटते हैं। अनिकेत हाथ पकड़ता है, शाहिदा चाकू चलाती है, फिर शाहिदा पैर पकड़ती है, अनिकेत चाकू चलाता है। बकायदा लाश को 4 टुकड़ों में काटा जाता है, किचन को खोजा जाता है, एक ऐसी जगह जहां पे खुदाई करना आसान हो। फिर फर्श को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद किचन को खोदा जाता है, खोदने के बाद उसमें लाश के टुकड़े रखे जाते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, उसके ऊपर सीमेंट का एक लेप लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर टाइल्स लगाई जाती है और पूरे किचन को एकदम नए जैसा कर दिया जाता है। इसके बाद अब घर वाले जब फोन करते हैं तो बार बार वही कहते हैं कि काम पे गया है, और इसको लग रहा था कि धीरे धीरे मामला रफा दफा हो जाएगा और भांडा जो है फूटेगा नहीं। और अगर ये बच्ची मुंह ना खोलती तो शायद पुलिस वाले भी ऐसे ही सुलझाते रह जाते, क्योंकि कोई क्लू, कोई सबूत कहीं से मिल भी नहीं रहा था, और जिस हिसाब से ये एक्टिंग कर रही थी, किसी का डाउट भी इसके ऊपर जा नहीं रहा था। फिलहाल मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इन दोनों को जेल भेजा, और जो बच्चे हैं अपने चाचा, अपने दादा दादी के साथ इस समय उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।